नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें सीधा भारत की नींव तक ले जाएगी, हमारा संविधान। हम उन पावरफुल आर्टिकल्स पर नजर डालेंगे जो सिर्फ हमारे अधिकारों को ही नहीं बताते, बल्कि उस पूरी सरकार का खाका तैयार करते हैं जो हम पर शासन करती है। तो चलिए देखते हैं कि ये जबरदस्त दस्तावेज आखिर काम कैसे करता है। तो शुरू करने से पहले एक सवाल। भारतीय संविधान का वो कौन सा हिस्सा है जिसे बनाने वालों ने इसे दिल और आत्मा कहा था? ये सिर्फ कोई ट्रिविया का सवाल नहीं है। इसका जवाब हमारे अधिकारों की हिफाजत की चाबी है। इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा। हम बहुत जल्द इस पर वापस लौटेंगे। अच्छा, तो इस सफर पर आगे बढ़ने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल जमीनी स्तर से, यानी हमारे और आपके मौलिक अधिकारों से। फिर हम सरकार की बड़ी मशीनरी को समझेंगे और आखिर में हम ये जानेंगे कि मुश्किल वक्त में और बदलते समय के साथ हमारा संविधान खुद को कैसे ढालता है। तो चलिए सीधे उस चीज से शुरू करते हैं जो हम सब पर सबसे ज्यादा असर डालती है, हमारे मौलिक अधिकार। देखिए, ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये वो पक्के वादे हैं जो संविधान हर नागरिक से करता है। हमारी आज़ादी और सम्मान की नींव यही अधिकार हैं। समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वालिटी। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नज़र में कोई राजा या रंक नहीं, सब बराबर हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आर्टिकल 15 किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है और आर्टिकल 17 और 18 तो छुआछूत जैसी सदियों पुरानी सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म कर देते हैं। तो समानता के बाद आती है स्वतंत्रता। आर्टिकल 19A हमें अपनी बात कहने की, बोलने की आज़ादी देता है। लेकिन शायद सबसे अहम है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और ये इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इसमें अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का हक भी शामिल है। ये हमारे वजूद की हिफाजत करता है। और वहीं आर्टिकल 23 और 24 हमें किसी भी तरह के शोषण से बचाते हैं। और अब उस सवाल का जवाब जो हमने शुरू में पूछा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। पर क्यों? जरा सोचिए, आपके पास ये सारे जबरदस्त अधिकार हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे और आप कुछ ना कर पाएं तो? आर्टिकल 32 ही वो ताकत है। ये आपको हक देता है कि आप सीधी देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जाकर इंसाफ मांग सकें। सच कहूं तो इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखी बातें हैं। तो अधिकारों से अब बात करते हैं कर्तव्यों की। देखिए, संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि नागरिक क्या कर सकते हैं, ये सरकार को भी बताता है कि उसे क्या करना चाहिए। और यही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब एक बेहतर समाज बनाने के लिए सरकार का नैतिक कंपस। आप इन सिद्धांतों पर एक नजर डालिए और आपको हमारे संविधान निर्माताओं की दूर की सोच का अंदाजा होगा। वो सिर्फ एक सरकार नहीं बना रहे थे, वो एक राष्ट्र का सपना बुन रहे थे। सबको बराबर न्याय मिले, गांव में पंचायतें हों, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और पर्यावरण की रक्षा हो। ये सारे सिद्धांत आज भी उतने ही जरूरी हैं। ठीक है, तो हमारे पास अधिकार भी हैं और सरकार के लिए दिशा निर्देश भी। लेकिन सवाल यह है कि असल में देश चलाता कौन है? तो चलिए अब सरकार की इसी मशीनरी यानी केंद्र सरकार की बनावट और उसकी शक्तियों को समझते हैं। तो सबसे ऊपर आते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 के हिसाब से वो देश के मुखिया हैं। आर्टिकल 53 सारी एग्जीक्यूटिव पावर उन्हीं के हाथ में देता है और आर्टिकल 72 उन्हें किसी को माफी देने की अनोखी शक्ति भी देता है। लेकिन देश का जो रोजमर्रा का शासन है वो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट चलाती है, जैसा कि आर्टिकल 75 में बताया गया है। अच्छा, जब हम संसद के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर लोकसभा और राज्यसभा का ही नाम आता है। लेकिन आर्टिकल 79 हमें एक तीसरा बहुत ही जरूरी हिस्सा बताता है, राष्ट्रपति। जी हां, इन तीनों के बिना लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, भारत की संसद अधूरी है। तो फिर ये तीनों मिलकर कानून बनाते कैसे हैं? देखिए, आर्टिकल 80 और 81 लोकसभा और राज्यसभा की बनावट तय करते हैं। अगर दोनों सदनों में किसी बात पर सहमति ना बने तो आर्टिकल 108 के तहत एक जॉइंट सिटिंग का रास्ता है। और फिर आता है आर्टिकल 110 जो मनी बिल को परिभाषित करता है, मतलब टैक्स और खर्चों से जुड़े कानून। और इन पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार लोकसभा के पास होता है। तो कानून बनाने वालों और उन्हें लागू करने वालों पर नजर रखने के लिए संविधान ने एक बहुत शक्तिशाली गार्ड बनाया है, हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी। इसका काम सिर्फ कानूनों का मतलब समझाना नहीं है, बल्कि हमारे अधिकारों की रक्षा करना भी है।
जब हमारे अधिकारों को कोई ठेस पहुंचाता है तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी फर्क है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट खास तौर पर हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। वहीं आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को थोड़ी और ज्यादा शक्ति देता है। वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी एक्शन ले सकते हैं। इससे इंसाफ का दायरा और भी बढ़ जाता है। न्यायपालिका की ताकत यहीं खत्म नहीं होती। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसलों को फिर से जांचने की जबरदस्त शक्ति देता है ताकि गलतियों को सुधारा जा सके। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति भी मुश्किल कानूनी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और आर्टिकल 214 और 222 राज्य के स्तर पर एक मजबूत जुडिशियल सिस्टम की नींव रखते हैं। तो अब तक हमने केंद्र सरकार की बनावट को समझ लिया है। अब जरा राज्यों के स्तर पर आते हैं। यहाँ हम गवर्नर की अहम भूमिका को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि देश का पैसा कैसे मैनेज होता है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में संतुलन बनाए रखने के लिए आर्टिकल 153 कहता है कि हर राज्य के लिए एक गवर्नर होगा। वो न सिर्फ राज्य के प्रमुख होते हैं बल्कि केंद्र सरकार के लिए एक बहुत जरूरी लिंक का काम भी करते हैं। अब यहाँ पर संविधान की बनावट का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देखने को मिलता है। देखिए, जैसे आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि जब संसद न चल रही हो तो वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकें, ठीक वैसी ही शक्ति आर्टिकल 213 गवर्नर को राज्य के स्तर पर देता है। ये बहुत जरूरी है ताकि शासन का काम कभी रुके नहीं। सरकार के पास इतना सारा पैसा आता है तो वो मैनेज कैसे होता है? इसके लिए संविधान ने दो मुख्य खजाने बनाए हैं। आर्टिकल 266 में है कंसोलिडेटेड फंड। ये वो मेन अकाउंट है जहां सरकार का सारा पैसा जमा होता है। लेकिन अचानक आई किसी मुसीबत के लिए आर्टिकल 267 में एक कंटिंजेंसी फंड भी है। समझिए एक इमरजेंसी पर्स जिसे राष्ट्रपति तुरंत जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते। देखिए, कोई भी संविधान सिर्फ अच्छे वक्त के लिए नहीं होता। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से में संविधान के दो सबसे जरूरी पहलुओं को देखेंगे। एक, मुश्किलों से निपटने की इसकी ताकत और दूसरा, वक्त के साथ बदलने की इसकी शक्ति। आर्टिकल 356 यह संविधान का एक बहुत ही शक्तिशाली और अक्सर विवादों में रहने वाला प्रावधान है। इसे हम आमतौर पर राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से जानते हैं। यह केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए तो वो वहां का शासन सीधे अपने हाथ में ले। तो फिर एक संविधान इतने सालों तक पुराना या अप्रासंगिक हुए बिना कैसे टिका रहता है? इसका जवाब है आर्टिकल 368 में। यही वो आर्टिकल है जो हमारे संविधान को पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। ये संसद को शक्ति देता है कि वो बदलते वक्त और समाज की जरूरतों के हिसाब से संविधान में संशोधन कर सके। तो हमने अधिकारों, सरकारी ढांचों और शक्तियों के इस पूरे ताने बाने को समझा। ये सफर हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हमारा संविधान वाकई एक जीता जागता दस्तावेज है तो भविष्य की चुनौतियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और नई सामाजिक सच्चाइयों का सामना करने के लिए ये खुद को कैसे बदलेगा, इसका अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।